सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बायोलॉजी की सेकेंड यूनिट जो कि आनुवांशिकी और विकास, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी आप लोगों को राजेश सर ने रिप्रोडक्शन स्टार्ट करा दिया है, वो फर्स्ट यूनिट थी। अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में हमारे 3 चैप्टर हैं। पहले में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, दूसरे में हम पढ़ेंगे मोल बायो, आणविक आधार, आनुवांशिकता का। तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं विकास। ये वो तीनों यूनिट हैं जिनके बारे में आपने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है 10th क्लास में, आनुवांशिकता में, अगर आपको याद हो। बाकी ये इसमें जितना भी आप पढ़ोगे सब कुछ आपके लिए नया है। जैसे अगर अभी आप रिप्रोडक्शन आपने यूनिट स्टार्ट सर ने करी है, तो उसमें आपको ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी है, तो आपको एक आइडिया है कि क्या क्या उसमें होने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है। अगर हम बात कर रहे हैं आनुवांशिकता की, जो हमारी जिस यूनिट को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें आपको बहुत कम आइडिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई आने वाली है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इस यूनिट में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट्स का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी। रट्टोफाइंग वाला केस नहीं है कि रट के चले गए और काम हो गया। इसमें आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको आपको दोबारा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत मैथ्स की तरह है, ठीक है। एक हम ये वाली यूनिट देखेंगे जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरी है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, वो भी बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। वो आप लोगों ने वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी है। तो ये 2 यूनिट अभी हम लोग देखेंगे। इन 2 यूनिट के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो पहली यूनिट में मैं थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या है। जैसे कि अगर हम जानते हैं पहली यूनिट का नाम क्या है हमारा, दूसरी यूनिट का नाम आनुवांशिकी और विकास। यूनिट 2, और अगर हम बुक के हिसाब से, हम 12th के हिसाब से देखें तो ये यूनिट 2 है, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा यूनिट 7, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारा 11th का और जो 12th का कोर्स है वो एक साथ 5 यूनिट हमने वहाँ पढ़ ली है। 6ठी आपकी रिप्रोडक्शन वाली हो गई, 7वीं आपकी ये है, ठीक है। तो जो यूनिट 7 है वो क्या है हमारी, ये हमारी यूनिट का नाम है, इकाई का नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकी तथा विकास। इसमें हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा इससे पहला चैप्टर है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 4। उस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, तो जो हमारा पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमारा विविधता, वंशागति तथा विविधता के नियम और सिद्धांत। मतलब इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं कि पहला इनहेरिटेंस क्या होता है, वंशागति क्या होती है,
वेरिएशन क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। ये हमारे चैप्टर का नाम। पहले हमें चैप्टर का मीनिंग हम समझते हैं कि क्या कहना क्या चाहते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई एक हाथी है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही लगता है, क्या वो किसी और जानवर की तरह लगता है? नहीं ना। तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। क्या वो किसी बिल्ली की तरह या किसी कुत्ते की तरह या किसी और जानवर की तरह लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? कोई बताएगा? आप कोई बताओ आप में से कि कुछ तो ऐसी चीज होगी कि हाँ, हमारा पहले यूनिट आप जो रिप्रोडक्शन आपने पढ़ी है उसमें ये है कि कैसे करके हम अपने जैसे जने को बनाते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिपीट द प्रोडक्शन, मतलब कि अपने जैसे का ही एक और दोबारा बनाना, उसी को ही हम रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो जब हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारा बेबी बन रहा है, जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, जो नई पीढ़ी आ रही है, वो बिल्कुल हमारी हमारी तरह है। हम पहचान सकते हैं कि ये इंसान का बच्चा है। एक हाथी का बच्चा हाथी के बच्चे की तरह नहीं लग रहा है, वो गाय के बच्चे की तरह क्यों नहीं लग रहा? कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रही है, मतलब कि माता पिता से बच्चों में आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसा कनेक्टिंग लिंक है जिससे क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट से बच्चों में कुछ ना कुछ आ रहा है। उस कनेक्टिंग लिंक के बारे में हमें पता होना चाहिए। उस कनेक्टिंग लिंक से ही ये पूरा चैप्टर हमारा बन रहा है। अब वो कनेक्टिंग लिंक क्या है, कोई बताएगा? बताओ बच्चे। आनुवांशिकी। अब आनुवांशिकी किसकी वजह से हो रही है? वेरी गुड लक्षण। तो लक्षण को कौन कंट्रोल कर रहा है? बिल्कुल पहुंच रहे हो आप वहां तक, बताओ। वेरी गुड, डीएनए। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सब कुछ जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या कर रहा है? हमारा डीएनए। कि डीएनए कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है। बैठ जाओ, वेरी गुड। डीएनए का क्या मतलब है? कोई डीएनए की फुल फॉर्म बताएगा क्या है? बताओ। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो डीएनए क्या है हमारा? डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, डीएनए कैसे बनता है, क्या बनता है। आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस, वो हम इसकी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम ये बात करेंगे इस चैप्टर में कि डीएनए से काम क्या क्या हो रहे हैं, कि कैसे करके वो आनुवांशिकता को, अब आनुवांशिकता क्या है यहाँ से हमें समझ में आएगी कि अगर हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, आनुवांशिकी की, तो वो क्या है हमारा? ट्रांसफर, वो क्रिया। अभी मैं लिखवा दूंगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वही इनहेरिटेंस कहलाता है। अब हिंदी में क्या बता रहे हैं? वो क्रिया जिससे लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स क्या हो गए? जो पेरेंट जिनसे नया बेबी बन रहा है। ऑफस्प्रिंग क्या हो गए? जो नई पीढ़ी बन रही है उनसे, या आप ये बोल लो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का आदान प्रदान हो रहा है, उस क्रिया को ही हम क्या बोल रहे हैं? आनुवांशिकी बोल रहे हैं। आई बात समझ में? तो इनहेरिटेंस क्या है हमारा? एक ये प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? अभी बताया मैंने, किस चीज का प्रोसेस है? लक्षणों के ट्रांसफर का। तो प्रोसेस है किस चीज का हमारा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर मतलब लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और ये भी बोल सकते हैं हम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब माता पिता, और ऑफस्प्रिंग मतलब जो आपकी नई पीढ़ी है। ठीक है, संतान। तो वहां पर जो आपका ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। एक और अभी हमने वर्ड देखा कि जो इकाई है उसका नाम क्या है हमारा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है?
वंशागति और आनुवांशिकता, दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है, इनहेरिटेंस क्या है? एक क्रिया है, प्रोसेस है कि कैसे करके हम ये समझ रहे हैं कि वो क्रिया क्या है, कि कैसे करके लक्षण हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। जेनेटिक्स क्या है? वो बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की वो इकाई जो इन सब के बारे में बात करती है, इन सब के बारे में बताती है, वो जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वही क्या कहलाती है? हमारी जेनेटिक्स कहलाती है। आया समझ में? तो जेनेटिक्स क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है या एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे करके आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता के नियम क्या है। वो सब्जेक्ट क्या है? जेनेटिक्स। कंफ्यूज नहीं होना, जेनेटिक्स क्या है हमारा? वो सब्जेक्ट जिसमें हम सब के बारे में पढ़ रहे हैं। आनुवांशिकता क्या है, कैसे कर है, क्या कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या हो गई हमारी जेनेटिक्स। लेकिन जो क्रिया है, जिस क्रिया के कारण लक्षणों का आदान प्रदान हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स का, वो क्या कहला रहा है? इनहेरिटेंस। क्या ये समझ में आया? इनहेरिटेंस क्या होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है वर्ड हमारा वेरिएशन। वेरिएशन मतलब हिंदी में मैंने लिखा हुआ था वहां पर, वेरिएशन मतलब तो विविधता से क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको देखकर आप बिल्कुल क्या अपने मम्मी पापा की तरह हो? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो? नहीं हो ना, कुछ अंतर है। वही जो अंतर है वही क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। डिग्री ऑफ डिफरेंस, कितना हम डिफरेंट हम हैं अपने माता पिता से, या फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कितना डिफरेंस आ रहा है आनुवांशिकता के कारण, वही क्या कहला रहा है? हमारा वेरिएशन कहलाता है। तो वेरिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंसेस मतलब कि कितना अंतर है। क्या बिल्कुल आपने मम्मी पापा की कॉपी हो, एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो? नहीं ना, बट हाँ ये है कि कुछ कुछ चीजें मम्मी पापा की तरह हैं। अरे इसकी हाइट मम्मी पापा की तरह है, कभी कभी देखा होगा कि उसकी आंखें दादा की तरह हैं, बल्कि कोई बोलता है इसकी आंखें ना बिल्कुल परदादा की तरह हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है और एक कनेक्टिंग लिंक बना देता है हमारे और जो हमारे पूर्वज हैं उनके बीच में। तभी ये हो गया कि भाई ये वर्मा जी का बेटा वर्मा जी की तरह लग रहा है, शर्मा जी का बेटा शर्मा जी की तरह लग रहा है। ऐसा ही तो हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है? हम अपने मम्मी पापा की तरह क्यों लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज गई जो पेरेंट से हमारे में आई और वो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, जो उनके में भी कर रही है। तो वही क्या है? हमारी आनुवंशिकता। क्या चैप्टर समझ में आया क्या है? दूसरा वर्ड है हमारा प्रिंसिपल, जो लास्ट हमारा इसका है तीसरा वर्ड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, मतलब कि हमने कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट कर ली कि वो सब पे एप्लीकेबल है। मैं अगर फॉर एग्जांपल ये बैठी रिया है, तो मैंने रिया पे अप्लाई करा तो रिया पे भी हो रहा है, और मैंने कोई प्लांट पे भी अप्लाई करा तो उस पे भी अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है, यूनिवर्सल हो गया, सार्वभौमिक हो गया कि मैं अगर सब पे अप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ प्रिंसिपल्स आ गए, कुछ मेरे पास एक ऐसी चीज आ गई कि ठीक है अगर मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ तो भी कारगर है, इस पे कर रहा हूँ तो भी कारगर है। तो वो क्या हो गए? हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, सिद्धांत हो गए। तो वो हम पढ़ेंगे कि ऐसी क्या कॉमन चीज है कि अगर हम प्लांट्स में भी पढ़ें तो भी काम चल रहा है, एनिमल्स में पढ़ रहे हैं तो भी काम चल रहा है, और वो सेम है सब। तो उसके लिए पहले मैं आपको या तो चलो थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज थोड़ा सा यही पढ़ लेते हैं। एक अंकल के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है मेंडल। ये आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो। उन अंकल के बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
और उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो आपका इस चैप्टर में पढ़ने के लिए है हमारा, वो है मेंडल के नियम। और जो मैं आपको बता रहा हूँ नियम जो हम पढ़ेंगे, कुछ लॉस पढ़ेंगे जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही है। इस साल की बात करें तो 2 पेपर मैंने चेक करे थे जो अलग अलग जगह के थे, मेंडल के दोनों में आ रखे थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो दोनों आ रखे थे, वो भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा जो आपका इसमें है एक जीन की वंशागति, फिर 2 जीन की वंशागति, लिख लिया आप लोगों ने। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है कि ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल। अच्छा खासा ये आपका चैप्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम पूरे 12th का सिलेबस देखें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट यही है। 18 मार्क्स का आपका इस यूनिट से आता है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट यही है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी यूनिट से आता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेंडल के वंशागति के नियम। 3 नियम की हम बात करेंगे। आउट ऑफ दोस 3 नियम्स हमारे यहाँ पर क्या होगा, 2 नियम आते ही हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा क्या है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये आते ही हैं। दूसरा है हमारा एक जीन की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे करके हमारा एक जीन या एक लक्षण का कैसे वंशागति होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। 2 जीन की वंशागति। तीसरा है बहुजीवी वंशागति। बहुजीवी वंशागति मतलब क्या है कि बहुत सारे जब हमारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर एक लक्षण को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी कह लीजिए आप, अगर जीन ए, जीन बी, जीन सी, आपने देखा है जो अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं क्योंकि उनमें मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो
उस पिगमेंट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे जीन की आवश्यकता है। अगर वो तीनों जीन है हमारे, तब वो कैरेक्टर हमारा आ पाएगा। तो बहुत सारे जब कैरेक्टर एक उसको रेगुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, बहुजीवी वंशावृत्ति। ए बी सी बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को बना रहे हैं, एक भी नहीं होगा तो वो कैरेक्टर नहीं बन पाएगा। फिर है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या है, एक जीन की वजह से एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो क्या हो गया हमारा बहुप्रभाविता। फिर है लिंग निर्धारण। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब हमारे सिलेबस में खाली मनुष्य का लिंग निर्धारण नहीं है, इसमें हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ड्रोसोफिला के बारे में, ठीक है, कि उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। लास्ट में हमारा आ रहा है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। म्यूटेशन पढ़ेंगे कि म्यूटेशन क्या होती है, और उसके बाद जो लास्ट है वो आपका आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो कि आनुवांशिकता की वजह से हमारी बॉडी में विकार उत्पन्न हो जाता है, डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब स्टार्ट करते हैं। ये सब जो उतार दिया, अब हम बात कर रहे हैं मेंडल के बारे में। अगर हम मेंडल की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था कि मेंडल कौन है, उन्होंने क्या क्या किया था, कुछ आपको पता है? क्या बताइए। बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं तो मेंडल को हम क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोल रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा 1856 से आई थिंक 64 तक, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 7 इयर्स तक। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था हमारा, ये याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का नाम, ठीक है। और किस पे किया था इन्होंने, गार्डन पी पे। और गार्डन पी का नाम क्या है, मटर्स को हम बोल रहे हैं, कौन बताएगा, बॉटनिकल नेम पाइजम सटाइवम। और 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि बॉटनिकल नेम कैसे लिखा जाता है, अभी बताता हूँ दोबारा एक बार और। तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मेंडल जिनको हम बोल रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये पहले आप मतलब इनसे पहले भी और भी साइंटिस्ट मतलब आए थे, रिसर्चर्स आए थे, जिनका नाम था नाइट, गॉस, एरिस्टोटल, जिन्होंने यही काम किया था, बट उनको वो उपलब्धि नहीं मिली। फिर इन्होंने क्या करा, पहली बार आप कह सकते हो इन्होंने मैथ्स लगाई बायो, जिसको हम बोलते हैं कि सांख्यिकी लगाई, स्टैटिस्टिक्स लगाई इन्होंने बायो में। और फिर इनको जो रिजल्ट्स मिले, जिनको हम पढ़ेंगे नियम के तौर पे, वो इन्होंने उनको लिखा। अब क्या हुआ, जब इतने साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इतने साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनके काम को इतना ज़्यादा कुछ भी मिला नहीं, बस डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। बहुत सालों बाद मतलब 1900 में, मतलब समझ लो पूरे 50 साल बाद, एक तरीके से 3 साइंटिस्ट थे अलग अलग जगह पे, शर्मा, कॉरेंस और ह्यूगो डीवीस। इन्होंने इनके काम को दोबारा रीडिस्कवर करा, दोबारा पहचाना। आज के टाइम पे तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा, वो तो बोल देगा मेरा काम है, बट इन्होंने, वो जो 3 साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने ये बताया कि ये काम तो पहले ही मेंडल कर चुके थे, जो अब मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, तो मेंडल पहले ही कर चुके थे। अब मेंडल ने करा क्या था, मेंडल ने मटर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। मटर का नाम क्या था, पाइजम सटाइवम, ये याद रखना, ठीक है, पाइजम सटाइवम। पहला वर्ड कैपिटल, फिर आपने पूरा नाम लिख लिया, जेनरिक नेम, उसके बाद आपका आ गया स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम का जो आपका फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे।
याद रहेगा, अंडरलाइन करना जरूरी है कोई भी आपका नेम है, ठीक है, बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो यू हैव टू अंडरलाइन दैट, ठीक है, उसको हमें अंडरलाइन करना होगा। ये क्या है हमारा पाइजम सटाइवम, मटर के ऊपर इन्होंने ये अपना कार्य किया। अब कुछ ऐसा भी होगा कि इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया, कोई रीजन रहा होगा ना मटर का पौधा लेने पे। खराब नहीं होता है ना, मटर का पौधा खराब नहीं होता, और लोग पूरे साल आसानी मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज, ठीक है, वो पूरे साल आसानी से मिल जाता है, चलो ठीक है। और सर वो 12 महीने मिलता है। हाँ, तो उसने बता दिया कि वो आसानी से 12 महीने अवेलेबल है। उसमें बीज कुछ नहीं होते हैं, छोटे बीज मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि एक ही मटर में बहुत सारे बीज आ रहे हैं, इसमें नहीं आते। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि सैंपल साइज बहुत बड़ा है, और उसके भी बराबर होते हैं, क्योंकि तुमने कहीं छोटे बड़े नहीं देखे, बराबर है, ऐसा नहीं है। तो अभी हम देखेंगे, चलो ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने ट्राई किया कि जो पाइजम सटाइवम मटर के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट है क्या, हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट होता क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। तो ये है क्या हाइब्रिडाइजेशन, बताओ। तो पहले नोट करो, फिर मैं आगे करूँगा।